मेरा 15 साल का भाई मेरे कमरे में सोने लगा था। जब से वे मेरे कमरे में सोने लगा, तब से मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा था। अचानक मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। मेरे भाई ने मुझे अस्पताल नहीं जाने दिया। एक रात में सोने का नाटक कर रही थी, तभी आधी रात को मुझे अपने शरीर पर एक बार महसूस हुआ। मैंने लाइट लैंप चलाकर देखा तो वहाँ मेरा 15 साल का भाई था। वह मुझे मेरी शादी से पहले ही मुझे एक पति का अनुभव दे रहा था। उस रात उसने मेरी आंखों में देखा। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत अच्छा स्टोरी है। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रितिका है और मैं अभी 20 साल की हूँ। मेरी माँ नहीं है। जब मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ चल बसी थी। तब से आज तक मेरे पिता ने ही मेरी देखभाल और परिवार की है। पिछले 7 दिनों से पिताजी अपने ऑफिस के काम के कारण शहर से बाहर गए थे। आज पिताजी 7 दिन के बाद घर लौटे। पिताजी अकेले घर नहीं आए थे, एक औरत भी उनके साथ थी। उस औरत से शादी करके ही पिताजी उसको साथ घर लाए। लेकिन आज उस औरत और पिताजी का अवतार कुछ अलग ही था। दोनों के गले में वरमाला थी। पिताजी ने घर की नौकरानी शांति को दरवाजे से ही आवाज़ दिया। उसे पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर बुलाया। शांति ने पिताजी और उस औरत की आरती उतारी। जब वे दोनों घर आए तो पिताजी ने कहा, रितिका, ये तुम्हारी माँ सुनीता है। हम दोनों अब शादीशुदा है। पिताजी की शादी हो गई थी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज तक पिताजी ने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। वे अभी इतना बूढ़े भी नहीं थे। अभी वे 40 साल के थे। कब से उनको फोर्स कर रही थी कि पापा, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पिताजी को वह औरत बहुत प्रिय थी। ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। हालांकि पिताजी की उस औरत से शादी हो जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पिताजी की खुशी में मेरी खुशी थी। पिताजी की दूसरी बीवी सुनीता अब मेरी माँ बन गई थी। पिताजी और मेरी नई माँ को घर आने के 10 मिनट के बाद एक लड़का हाथ में 2 बैग लेकर घर आया। इससे पहले उस लड़के को कभी नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा कि वे कौन है, तो लड़के की जगह पिताजी ने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा छोटा भाई है और इसका नाम सुनील है। ये सुनीता की पहली शादी से हुआ है। यानी अब मेरी नई माँ के साथ अब सुनील भी हमारे घर में रहने वाला था। तो मैं पिताजी से बोली, पिताजी, मेरा छोटा भाई है या बड़ा, क्योंकि इसे देखने पर मुझे छोटा नहीं लगता। पिताजी ने कहा कि सुनील अभी 15 साल का है और तुम 20 साल की हो, तो ये तुम्हारा छोटा भाई है। मैं भी उससे अपना छोटा भाई ही मान लिया। उसके चेहरे पर जोश था, इसीलिए वे मुझे छोटा नहीं दिख रहा था। सुनील बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि वह 15 साल का लड़का है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह इतना फास्ट होगा। तब सुनील ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की थी। पिताजी ने ही उससे मेरा परिचय कराया था। तब वह बस मुझे देखकर मुस्कुराया। हमारे घर में 2 कमरे थे, एक किचन और एक कमरा मेरा था और एक पिताजी का था। अब मेरी नई माँ पिताजी के साथ उनके ही कमरे में रहती है। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम सुनील को अपने कमरे में रख लेना। मुझे सुनील को अपने कमरे में रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वे मुझसे शर्मा रहा था, इसीलिए वे अपने माँ के कमरे में ही रहता। एक दिन रात को खाना खाने के बाद पिताजी मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि रितिका, सुनील अभी छोटा है, वे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन अब तुम्हें ही उससे बात करनी होगी। अब से तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे। सुनील रोज़ अपनी माँ के पास ही सोता है, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ ठीक से समय नहीं बिता रहा हूँ। तुम समझो कि मेरा आशिक क्या है।
तुम सुनील से दोस्ती करो और धीरे धीरे उसे अपने कमरे में सोने के लिए मनाओ। मैं समझ गई कि पिताजी का मतलब क्या है। मैं पिताजी के सामने हाँ में अपना सर हिलाए। पहले ही दिन से मेरी सुनील से दोस्ती बढ़ने लगी। सुबह को जब मेरे पिताजी मेरी नई माँ के साथ ऑफिस चले गए तो मैं भी हमेशा की तरह अपने कॉलेज चली गई। और कॉलेज जाते जाते सुनील को उसके नए स्कूल छोड़ दिया। गर्मी का मौसम था, इसीलिए जल्दी सुनील की गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। सुनील से दोस्ती करने का ये मौका अच्छा था। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं भी उससे बातें करने के लिए घर पर ही रहने लगी। उस दिन माँ और पापा सुबह अपने समय पर ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद सुनील ने सोचा होगा कि मैं भी कॉलेज जाऊंगी, लेकिन उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई, बल्कि मैं घर पर ही रुक गई। सुबह सुबह 11 बजे तक मैं घर का सारा काम कर ली थी। सुनील पिताजी के कमरे में बैठकर वही किताब पढ़ रहा था। मैं उससे बातचीत करने के लिए अपने माता पिता के कमरे में गई। मुझे देखकर सुनील ने बस एक प्यारी सी मुस्कान दिया और फिर से अपनी गर्दन नीचे करके किताब पढ़ने लगा। मुझे वह बहुत शर्मीला लड़का लग रहा था। मैं उसके पास गई और उसके हाथ से किताब ले ली। फिर भी सुनील कुछ नहीं बोला। मैंने उससे कहा, सुनील, जब से मैं इस कमरे में आई हूँ, अगर मैं तुम्हें थोड़ा भी छेड़छाड़ ना करूँ तो तुम मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं हो। मुझे लगता है तुम मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानते हो, मैंने कहा। बाद में सुनील सिर्फ सिर हिलाया। उसे फिर से बात करना शुरू कर दी। मैं उससे बोली, भाई, गर्मी की छुट्टियाँ पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि उछल कूद करने के लिए भी है, और तुम हो कि छुट्टियों में भी पढ़ रहे हो। चलो हॉल में बैठो और कोई मूवी देखो। उस वक्त सुनील ने मुझसे कहा, मैं अभी मूवी देखने के लिए जवान नहीं हुआ हूँ। सुनील की बात सुनकर मैं उससे कहा, अरे वाह छोटू, आप बोल भी सकते हो। मेरा इतना कहते सुनील मेरी बात पर हंसने लगा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़कर हॉल में ले आई। फिर टीवी चालू की और कार्टून देखने लगे। मैं उससे छोटी छोटी बातें करती थी, वे मेरी बातों का जवाब देने लगा था। अब धीरे धीरे वे मेरे साथ घुल मिल रहा था। अब दिन में जब भी मेरे माता पिता घर पर नहीं होते तो मैं उसके साथ रहती। वह बाहर लड़कों के साथ बैट बॉल खेलता था। जल्दी हम दोनों दोस्त बन गए थे। उस दिन मैं सुनील से बोली कि अब हम दोस्त बन गए हैं, आज से तुम अपने माता पिता के कमरे में मत सोना। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी माँ के साथ ही सोऊंगा। मैं चाहती थी कि छोटू माँ पिताजी के कमरे से बाहर चला आए, क्योंकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाए। फिर मैं छोटू से कहा कि तुम अपने माता पिता की चिंता मत करो, मुझे भी अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता है। अब यदि तुम एक दोस्त के रूप में मेरे कमरे में आते हो तो मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा साझा करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें माँ पिताजी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी भी यही चाहते हैं कि तुम मेरे कमरे में सो। अगले दिन रात को खाना खाने के बाद सुनील मेरे कमरे में आया। तब मैं अपने कमरे में बिस्तर लगा रही थी। तभी माँ भी मेरे कमरे में आ गई। माँ ने छोटू से कहा, सोने का समय हो गया है, वैसे भी तुम अभी रितिका के कमरे में क्या कर रहे हो। माँ की बात सुनते ही छोटू डरने लगा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह उनसे इतना डरता क्यों है। उस वक्त मैं माँ से कहा कि माँ, आज से छोटू मेरे ही कमरे में सोएगा। तभी माँ बोली, नहीं, ये तुम्हें परेशान करेगा, सोने नहीं देगा। फिर मैं माँ के करीब जाकर उनके कानों में कहा कि माँ, जब से आपकी और पिताजी की शादी हुई है तब से आप अपने पति को ठीक से समय नहीं दे पाती होगी, लेकिन अब से आप चिंता मत करना, छोटू मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगा। वह उसे अपने साथ कमरे में ले जाने के लिए दबाव बना रही थी। माँ को पिताजी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिल रहा था, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती थी। मैं छोटू को अपने कमरे में ले जाने लगी, लेकिन माँ ने उसे रोक दिया। जब हम बात कर रहे थे तभी पिताजी वहाँ आए। पिताजी ने भी छोटू को कमरे में सोने के लिए कह दिया।
तभी माँ ने पापा की बात सुनी। बात खत्म करते ही पिताजी चले गए, लेकिन माँ जाते जाते मेरे कान में फुसफुसा आई। वह मुझसे कहने लगी, रितिका, यदि तुम छोटू को अपने कमरे में रखने के लिए इतनी जिद करती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सावधान, वह भी अब बड़ा हो रहा है। मैंने अपनी माँ की बातों को दिल पर नहीं लिया। मैंने सोचा कि उसने किसी सामान्य बात के लिए ऐसा कुछ कहा होगा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इसका ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि छोटू मुझे मेरी शादी से पहले ही मुझे मेरे पति जैसा अनुभव देने वाला है। उस रात छोटू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो रहा था। सो जाने के कुछ देर बाद मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं तब गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हो रहा था। फिर मैं अपनी आंखें खोली और तभी छोटू अपना हाथ मेरे शरीर से दूर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर मुझ पर हाथ रख दिया। मुझे लगा कि उसे अपनी माँ के शरीर पर हाथ रखकर सोने की आदत होगी। फिर भी वह मेरे सामने मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई होने के नाते मैं इसे नज़रअंदाज कर दिया और मैंने उसके बाद उसका हाथ अपने शरीर से नहीं हटाया। फिर अगले दिन रात के 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली तो मैं अपने बगल में छोटू नहीं दिखा तो मुझे नज़र नहीं आया। फिर मैं किचन और बाथरूम में देखा, वहाँ भी नहीं था। फिर मैं माँ और पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ी तो मैं छोटू को अपने माता पिता के कमरे में जाते हुए पाया। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी रात को वह अपने माता पिता के कमरे में जाते हुए पाया। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी रात को वह अपने माता पिता के कमरे में क्या देख रहा है। मैं जब कमरे के करीब पहुंची तो देखकर चौंक गई, क्योंकि उस समय माँ और पिताजी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और छोटू माँ और पिताजी की निजी चीज़ों को देख रहा था। फिर मैंने उसका हाथ खींच लिया और उसे कमरे से दूर धकेल दिया। मैंने उससे कहा, क्या तुम पागल हो? या छोटू, वे आपके माता पिता हैं और इस समय आपको अपने माता पिता के कमरे में ताक झाँक करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मेरी बात सुनकर छोटू सर झुकाकर मेरे कमरे में चला गया। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि छोटू बिस्तर के किनारे बैठा हुआ है। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। मैं उसके पास जाकर बैठी। मैं अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। तभी मेरे हाथों पर आंसू गिर पड़े। फिर मैं छोटू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा, ऐसा क्या हुआ जो तुम रोने लगे? इस पर उसने कहा, दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे माँ के बिना नींद नहीं आती। थोड़ा रोने के बाद मैंने छोटू को गले लगा लिया और मैंने उसे एक माँ की तरह अपने पास रखा। मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती थी, लेकिन माता पिता को भी एक दूसरे के साथ समय बिताना ज़रूरी था। बार बार छोटू अगर उनके बीच में जाएगा तो वे एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। मैं घर बार में बहुत समझदार थी। छोटू तो और भी छोटा था, लेकिन मैं अब उसे सारी स्थिति का ध्यान रख रही थी। मैं छोटू को माँ के कमरे में नहीं जाने दे सकती थी और उसका रोना भी मुझसे देखा नहीं गया। अब मैं छोटू को एक माँ की तरह समझना चाहती थी, इसीलिए उसे मैंने एक माँ की तरह गले लगाया। लेकिन धीरे धीरे छोटू का पैर फिसलने लगा। मैं अपने छोटे भाई के रूप में करीब आ रही, परंतु मैं उसका स्पर्श के माध्यम से उसकी भावनाओं को अलग तरह से महसूस कर सकती थी। तभी छोटू ने अचानक अपना हाथ मेरे पेट पर फेरना शुरू कर दिया। फिर मैं तुरंत उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उससे सोने को कहा। कुछ देर बिस्तर पर सोने के बाद छोटू फिर से मेरे पास आया और मेरे शरीर पर हाथ रख दिया। इस वक्त वह नींद में था। वह नींद में बड़बड़ा रहा था। वह कह रहा था, माँ, मुझसे देर मत करो। मुझे लगा कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है, तो आज भी मैंने उसका हाथ अपने बदन से नहीं हटाया और सो गई। इसीलिए अगली सुबह मैं थोड़ी देर से उठी।
मम्मी पापा ऑफिस गए हुए थे। छोटू नाश्ता करके वह हमेशा की तरह हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। मैं उठी, अपने कमरे में सीधा बाथरूम में चली गई। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आई तब मैं बहुत छोटे कपड़ों में थी। अभी मेरे कमरे में कौन आएगा, ये सोचकर मैं भी ऐसे ही अपने कमरे में चली गई। अलमारी में अपने कपड़े ढूंढने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने छोटू खड़ा था। फिर वह मेरी ओर देखा। मैं उसकी आंखों में देख न सकी। वह मुझे ऐसी हालत में देखकर उसने एक बार नीचे भी देखा और देखता रहा। मैं पीछे की तरफ घूम गई और छोटू को कमरे से बाहर जाने को कहा, मगर छोटू कमरे से बाहर जाने को तैयार नहीं था। उस वक्त मैं गुस्से में दोबारा छोटू को कमरे से बाहर जाने को बोली। फिर छोटू बाहर गया। वहाँ से निकलते ही जो ड्रेस मेरे हाथ में आई मैंने उसे पहन लिया। फिर मैं बाहर आई और छोटू से कहा, तुम अचानक कमरे में क्यों आ गए? उसने कहा, मैं ये देखने आया था कि आप जाग गए हो या नहीं, क्योंकि मैं सुबह से वही टीवी देखकर बहुत बोर हो गया हूँ। अब छोटू को नाराज़ करने का मेरे पास कोई कारण नहीं था, तो मैं आगे कुछ न कहते हुए उसे कहा कि तुम अपना ख्याल रखना। आज मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जा रही हूँ। उसका भाई भी तुम्हारे ही उम्र का है। तुम्हें एक नया दोस्त भी मिल जाएगा। तुम्हें वहाँ बहुत मज़ा भी आएगा। मैं अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए घर से छोटू के साथ निकली। छोटू और मैं अपनी स्कूटी से उसके घर जा रहे थे। स्कूटी से गुजरते वक्त छोटू ने मुझे इधर उधर नज़रें घुमाते हुए देख लिया। उसने मुझसे कहा, दीदी मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, लेकिन माता पिता हमें कहीं भी ले जाने को तैयार नहीं है। मैं छोटू को समझाते हुए बोली, अपने माता पिता दोनों कामकाजी है। वे दोनों अपने काम में व्यस्त है, इसीलिए उन्हें टाइम नहीं मिलने के आपको कहीं बाहर घूमे। लेकिन चिंता मत करो, मैं समझती हूँ कि आपको बाहर घूमने यात्रा करना पसंद है। कभी कभार मैं तुम्हें बाहर घूमने ले जाऊंगी, ठीक है ना? मैं छोटू को ठीक से समझाया। जल्द हम लोग मेरे दोस्त के घर पहुंच गए। मेरे दोस्त का भाई छोटा था, लेकिन वह वास्तव में मेरे छोटू से थोड़ा छोटा लग रहा था। छोटे बच्चों के युवावस्था तक पहुंचने से पहले ही दोनों में दाढ़ी और मूछें आनी शुरू हो गई थी। मेरी दोस्त शालू ने छोटू को मेरे साथ देखा और मुझसे बोली, रितिका तुमने मुझे अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम अपने प्रेमी को सीधे मेरे घर ले आई। जब शालू ये कह रही थी तो मैं छोटू की तरफ देखा। वह ऐसे शर्मा रहा था जैसे सच में मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं शालू से कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो छोटा भाई है मेरा, और तुम्हारा भी। मैंने शालू को अपने पापा की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वे बोली, अरे अच्छा ये तेरा भाई है? सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। शालू के घर मैंने उससे खूब बातें की। शालू के भाई के साथ खेलते हुए छोटू एक मासूम लड़के की तरह लग रहा था। वह दोनों अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी जवान नहीं लग रहे थे। शायद उनकी माँ ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। मुझे उसमें बिल्कुल भी कोई अपेक्षा नहीं दिखी। उस रात खाना खाते समय मेरी टेबल के नीचे से बार बार किसी का पैर मुझे छू रहा था। फिर मैं नीचे देखा तो ये मेरे बगल में बैठे छोटे का पैर था। मुझे नहीं पता कि वे मुझे जानबूझकर लात मार रहा था या अनजाने ही मार रहा था। मैंने अपने माता पिता के सामने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने तुरंत अपना पैर हटा लिया। उस रात जब मैं किचन साफ करके अपने कमरे में जा रही थी तो मैंने देखा कि माँ हॉल में छोटू से बात कर रही है। मुझे लगा कि वे उसे गुस्सा दिला रही है। जब मैं वहाँ गई तो माँ मुझे देखकर हंसने लगी। मैं माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। छोटू भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। कुछ देर के बाद माँ 2 गिलास दूध लेकर मेरे कमरे में आई। उसने एक गिलास मेरे हाथ में दिया और दूसरा छोटू को। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, रितिका बेटा, जब से घर आई हूँ मैं तुम्हें ज़्यादा करीब नहीं रखा है। इसके बजाय तुम मेरी जगह एक माँ की तरह छोटू की देखभाल कर रही हो।
मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी बुद्धिमान बेटी मिली है। मेरी माँ मेरी बहुत सराहना कर रही थी। मैंने बड़े प्रेम से उनको देखा, दूध पिया। उस समय मैं अपनी असली माँ को दूसरी माँ के रूप में देखा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे अपने बिस्तर से बहुत परेशानी होती है। इतने टेढ़े नींद भी नहीं आई कि बिस्तर मेरे बगल की चादर इतनी अस्त व्यस्त हो जाए। फिर भी मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों से अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपने माता पिता को इस बारे में कैसे बताऊं। उस दिन सुबह जब मैं उठी तो मैं पेट पर हाथ रखकर बिस्तर पर बैठी रही। जब मैं उठी तो छोटू जा चुका था। वह मुझे अलग तरह से देख रहा था। उठते ही उसने अपना हाथ मेरी बाहों पर रख दिया। फिर उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ हो रहा है। ऐसा मैंने अभी तक छोटू को अपने मुंह से नहीं बताया था। कौन जानता है कि कैसा लगेगा ये सब। फिर मैं बिस्तर से उठ गई और उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। फिर मैं अपनी माँ से जब बोलना शुरू की तो मुझे अपनी माँ का चेहरा गंभीर दिखाई दिया। इसीलिए मैं अपनी बात बदल दी। आज माँ पिताजी के साथ ऑफिस में जाकर रिक्शा से अपने ऑफिस चली गई। मैं पिताजी से बात करती तो मुझे उनका भी चेहरा बहुत गंभीर नजर आया। क्या माता पिता के बीच कोई विवाद था या फिर कुछ और? मुझे उनके विवाद के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त मैं ऑफिस जाने से पहले पिताजी को रोका। मैं उनसे कहा, पिताजी, क्या आपके और माँ के बीच कोई बहस हुई है? पिताजी ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और अपने ऑफिस की ओर जाने लगे। अगले 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। मैं पिछले दिनों से पेट दर्द से परेशान थी। आखिरकार 3 दिन बाद मैंने अपनी माँ को अपने पेट दर्द के बारे में बताया। फिर माँ मुझे अस्पताल ले गई। वहाँ मेरा चेकअप हुआ। मेरी रिपोर्ट देखकर माँ ने अपना सर झुका लिया। माँ ने मुझसे कहा, रितिका बेटा, अब मेरे मन में एक सवाल है, इसका जवाब मुझे सच्चाई से देना। उन्होंने आगे कहा, रितिका, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं माँ से बोली, नहीं माँ, ये कैसा सवाल है? इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? तभी मैंने कहा, क्योंकि मुझे अब ये सवाल पूछने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट में ये लिखा है कि तुम गर्भवती हो। माँ की बात सुनकर मेरे तो पैर तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, ये क्या रिपोर्ट आपने ठीक से पढ़ा? मैं और गर्भवती? ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड या ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त मैं और माँ एक बार फिर एक दूसरे को देखा। अब मेरा पूरा संदेह दूर हो गया था, क्योंकि वह 15 साल का था, लेकिन देखने में वह बड़ा लग रहा था। अब मेरे बहुत करीब था। मैंने माँ से कहा, माँ, ये सब छोटू का किया धरा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने कमरे की चादर भी फटी हुई देखी। मैं छोटू को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मैंने ये कहा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि रितिका, शांत हो जाओ, छोटू गलत होगा, लेकिन ये सब बातें अपने पापा को नहीं बतानी चाहिए। मैं तुम्हें इस गर्भवती से भी छुटकारा दिलाऊंगी। माँ मुझे बहुत अच्छे से समझा। फिर अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और हम घर जाने लगे। उस रात हर दिन की तरह अपने छोटे को कमरे में सोने दी। मुझे जल्दी नींद लग गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमर पर किसी का हाथ फिर रहा है। मैं आँख खोल के देखी तो छोटू का हाथ फिर रहा है। मैं उस पर चिल्लाई और उसने अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी आवाज़ से पिताजी जाग गए और मेरे कमरे में आए। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ बोलती, माँ ने हर चीज़ का ख्याल रखा। माँ ने कहा, बहुत दिन हो गए छोटू अपनी बहन की ही कमरे में सो रहा है। अब हो सकता है वे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ सोना चाहता है। फिर मैं बोली, कोई बात नहीं छोटू, कुछ दिनों तक अब मेरे कमरे में ही सोएगा। माँ छोटू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। उस रात मैं सो नहीं पाई, लेकिन कुछ देर के लिए अचानक मेरी आंख लग गई। जैसे ही मैं नींद में करवट बदली तो मेरा हाथ भी दूसरी तरफ किसी के पैर पर
पड़ गया। तभी मेरी नींद अचानक से खुल गई। उठते ही मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई। छोटू था, कब से वे मेरे सर पर हाथ फेर रहा था। इससे मैं बहुत डर गई, इसीलिए मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। पिताजी मेरी आवाज़ सुनकर मेरे कमरे में आए। मैं अपने कमरे में छोटू को देख रही थी। मेरी माँ भी शॉक्ड थी। पिताजी ने मुझे रोते हुए देखा तो पिताजी ने मुझसे पूछा, रितिका क्यों रो रही हो, क्या हुआ? भावुक होकर मैं पिताजी को अपने साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया। उस वक्त पिताजी छोटू के कान के नीचे एक झापड़ मार दिया। तभी छोटू बोला, रितिका तुम किस बारे में बात कह रही हो? ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत कार्य कभी नहीं किया। तुमसे किसने कहा कि तुम गर्भवती हो? उस समय मैं माँ से बोली, माँ आपने मेरी रिपोर्ट अपने पास रखी है ना, लाना ज़रा। तभी माँ ने कहा, कैसी रिपोर्ट? माँ ने झूठ, ऐसा झूठ क्यों बोला? फिर माँ ने पापा से कहा, अब आपकी बेटी मेरे 15 साल के बेटे पर बिना मतलब के आरोप लगा रही है। अब तो हद हो गई है, मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे गुजर बसर करने के साथ साथ मेरे बेटे का नुकसान भी चुकाना होगा। माँ पापा से ऐसी भाषा में बात क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समय नहीं आया। एक तो मैं सोचने लगी कि मैं गर्भवती हूँ, साथ ही मम्मी पापा से ये बातचीत देखकर मैं और भी डिप्रेशन में जा रही थी। तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही थी। तभी छोटू दौड़कर मेरे लिए पानी लेकर आया। उसने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे और अपने हाथ से मुझे पानी पिलाया। तब माँ मुझे और पापा से दूर मुंह करके खड़ी थी। फिर छोटू ने बात शुरू की। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे माफ़ कर दो मैडम, लेकिन अब से मैं तुम्हारे खेल में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज तुमने एक लड़की के सामने मेरा चरित्र खराब कर दिया। उसने आगे कहा, रितिका प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और तुम गर्भवती नहीं हो। ये सारे खेल इस मैडम की है। अब मैं उसकी सारी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। फिर छोटू ने शुरू की। उन्होंने कहा, मैं 15 साल का नहीं हूँ, मैं तो 20 साल का हूँ और इस मैडम को कोई बेटा नहीं है। मैंने एक थिएटर कंपनी में भी काम किया है। ये मैडम मुझे वहाँ पर मिली थी। इससे पहले भी इस मैडम के साथ ऐसा ड्रामा किया है। इस मैडम के साथ आज तक मैंने जो भी नाटक किए हैं उसमें मैंने समझा कि मैं वास्तव में थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद ये मैडम एक कंपनी में 7,000 की नौकरी शुरू कर देती और वे अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर कंपनी के मालिक या मैनेजर को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और दिखाती है कि वे उसके सामने बहुत हताश बेचारी है। उसका एक 16 साल का बेटा है, उससे बच्चे का भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पाता। ये कुछ चीज़ें हैं जिसे ये मैडम अपना क्रश दिखाती है। फिर उनके सामने बहुत गरीब और भोले भाले होने का नाटक करती है और फिर एक बार जब उनकी शादी उस अमीर व्यक्ति से हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद वे किसी न किसी कारण उस व्यक्ति से तलाक ले लेती है और अंत में भारी मात्रा में धन प्राप्त करती है। गुजारा भत्ता का इनाम उन्हें मिलने वाला गुजारा भत्ते के साथ साथ वे मेरा खर्चा भी उठाती है। रितिका तुम्हारे पापा इस मैडम के चौथा शिकार है। पहले मुझे केवल अपने पैसे से भुगतान करना पड़ता था, लेकिन आज मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। मैडम मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे मुझे नहीं पता था। कृपया, सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। पिताजी और मैंने दोनों ने जो छोटू कहा उसे सुनकर चौंक गए। बिना जाने मुझे एक धोखेबाज महिला के जाल में फंस गए थे। पिछले कुछ दिनों से मम्मी और पापा दोनों के बीच बहस हो रही थी और किसी न किसी वजह से मम्मी जानबूझकर बहस कर रही थी, क्योंकि अब वे पिताजी से तलाक लेना चाहती थी और उससे ढेर सारे पैसे भी ऐंठना चाहती थी। पिताजी ने मुझसे कहा, रितिका मैं तुम्हें हमारी बहस के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगा कि हमारी बहस का बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन कई बार बच्चों को कुछ बातें भी बतानी ज़रूरी होती है। उस वक्त हमने छोटू को धन्यवाद कहा, क्योंकि समय रहते उसने हमें सब सच बता दिया और सच बताकर
अपने ऊपर लगे दाग को भी मिटा दिया। पिताजी ने धोखेबाज महिला की शिकायत पुलिस से की। उस महिला को पुलिस पकड़कर ले गई। इसमें सुनील की कोई गलती नहीं थी और अपराध भी नहीं था। वे जो कुछ भी कर रहा था वैसे पैसे के लिए था, लेकिन उसने भी गलत इंसान का साथ दिया था, इसीलिए उसे 3 महीने की सजा भी हुई। सब कुछ तय होने के बाद पिताजी मुझे अस्पताल से ले गए और मेरा चेकअप करवाया। मेरे पेट दर्द और अन्य परेशानी का कारण एक जीवाणु इन्फेक्शन था। मैं बहुत कम पानी पीती थी, गर्मी का पसीना, और मुझे इन्फेक्शन हो गया। इससे मेरे पेट में दर्द होने लगा। वह अस्पताल जहां मेरी माँ मुझे ले गई थी, वहां उसने अतिरिक्त पैसे देकर मेरे गर्भवती होने की झूठी रिपोर्ट बना दी थी और फिर मुझे गुमराह भी करी थी, लेकिन उसे अपनी गलती की अच्छी सजा मिली। उस दिन के बाद मेरे पापा ने शादी का ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया। पिताजी अब मेरी शादी को लेकर सतर्क हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।